हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस के क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं आपकी यूपी जेल वार्डन परीक्षा के लिए या यूपी पी की जो रिक्वायरमेंट फॉर्म आने वाली है, जो 2021 में परीक्षा होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों, कुल हम लोग जीएस और प्लस हिंदी का मिला के कुल 70 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होता है पेपर में, तो आप अपने क्वेश्चन को लगाते चलिएगा हमारे साथ और अपना चेक करिएगा स्कोर कि आपका कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, उस चोल राजा का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन दोस्तों आप लोग रीड करिएगा। हम आपको बताते हैं, जो राजराज प्रथम थे, उपाधि इनको क्या मिली थी? शिवपाद शेखर ने श्रीलंका के उत्तरी भाग का विजित किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो राज प्रथम थे, ये अनुराधापुर के स्थान पर पोलोत्राहुआ को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। और इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने जीवन काल में, अपने जीवन के अंतिम चरण में दोस्तों, इन्होंने मालदीव पर भी अपना अधिकार कर लिया था। देखिए दोस्तों, एक दिन के वीडियो में हमने आपको टेस्ट सीरीज वाले में ही बताया था कि चोल राजवंश था, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक था, मतलब चोल राजवंश कहाँ तक फैला हुआ था। तो चलिए इसको आपको हम मैप पे दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये है चोला डायनेस्टी का, जो ब्लू कलर में है, ये इनका टेरिटरी है, मतलब ये इतना इनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों, जो चोला डायनेस्टी वाले थे, इन्होंने, जब ये चोल डायनेस्टी अपने चरम सीमा पे था, तो इन्होंने श्रीलंका को पूरा, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और इधर जो है आपका इंडोनेशिया और मलेशिया वाला जो हिस्सा, और इधर उड़ीसा तक को एक बार विजिट कर लिया था दोस्तों। और इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था, ये कहाँ से ट्रेड करते थे? तो ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, ये दोस्तों, ये पूरा सब इस तरीके से ये लोग वियतनाम तक अपना ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग करने का मतलब व्यापार करते थे। तो इस प्रकार देखिए, चोल डायनेस्टी जो है कहाँ तक फैली हुई थी, ये आपको हमने मैप के माध्यम से बताया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, किस प्रकार का धर्म था आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया आपका वो देववादी था, दूसरा दिया है एकेश्वरवादी था, और तीसरा दिया है अद्वैतवादी था, और चौथा दिया है निवृत्त मार्गी था। तो देखिए ऋग्वैदिक धर्म जो था किस प्रकार का था, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक धर्म जो था ये बहुदेववादी था। कारण क्योंकि दोस्तों, इसमें जो है कई देवताओं की पूजा की जाती थी। देवताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था देवताओं को। पहली श्रेणी कौन सी थी? पृथ्वीवासी देवता, दूसरी आकाशवासी देवता, और तीसरी कौन सी थी? तो अंतरिक्षवासी देवता। और सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र। इंद्र आपके सबसे प्रमुख देवता थे। दूसरा स्थान किसका था? तो अग्नि का था। अग्नि को दूसरा स्थान था जिनको पूजा जाता था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, और ये जो ऋग्वैदिक था, ये आर्यों का नितांत प्रवृत्ति मार्गी था। इनके जीवन में जो है दोस्तों, आर्य जो थे अपने जीवन में जो है संन्यास और गृहत्याग के स्थान को मान्यता नहीं देते थे। वे दोस्तों क्या करते थे? गृहस्थ आश्रम में ही अपना देवोपसान के द्वारा लौकिक कल्याण की चेष्टा करते थे। और ऋग्वेद में दोस्तों अमरता का उल्लेख मिलता है, लेकिन मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आपको ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, जो ऋग्वैदिक लोग थे, मतलब जो ऋग्वेद था, इसमें देव पूजा के साथ साथ पितृ पूजा की भी स्थापना और यज्ञ श्रेणियों के द्वारा पुरोहितों की भी मंत्रणा, मतलब मानने का एक प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CU की नामक यात्रा वितरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो CU की यात्रा वितरण है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी में से आपको बताना है कि ये किसका था। तो देखिए, जो एक चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग, इसने जो है CU की नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। यह दोस्तों 627 ईस्वी में भारत में आया था। किसके शासनकाल में? उस समय भारत में किसका शासन था? तो जो आपके हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन, इनके शासनकाल में ये भारत यात्रा पे आया था। और इसने जो है CU की नामक ग्रंथ लिखा था। यह बौद्ध भिक्षु था
और 8 वर्ष तक इसने ये कन्नौज में रहा था, भारत के कन्नौज में। और इसने दोस्तों ये जो है नीति का पंडित तथा यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह जो है क्या कहा जाता है, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसका मूल नाम था चिनसी, जो आपका ह्वेनसांग था। और इसने जो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और वहाँ का कुलपति भी बना था। तो देखिए आपको क्या पूछा था, सी यू की किसकी रचना है, इसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये ह्वेनसांग का है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो देखिए दोस्तों, ये आपको अभी तक हमने कुल 3 टेस्ट सीरीज कराया है, चौथा ये। सारी टेस्ट सीरीजों में दोस्तों आपको पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपको रट भी गया होगा। ये जो है, जो दोस्तों आपका सल्तनत काल में सर्वप्रथम जो एक राजा था, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसने सबसे पहले अस्थायी सेना का संगठन किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसने क्या किया था, इसने जो है केंद्र में एक विशाल सेना रखी थी, जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त 4,75,000 घुड़सवार रखा था। और इसी के शासनकाल में घोड़ों को दागने की भी प्रथा चली थी, जिससे घोड़ों का पहचान किया जा सके। और खिलजी काल में मंगोलों में प्रचलित सैन्य वर्गीकरण पद विशेष शब्द जैसे अमीरान ए सदा, अमीरान ए हजारा एवं अमीरान ए तुनम के उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर क्या कहलाया? तो देखिए, ये जो है किसका नाम तेमुजिन था, तो ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, जो आपके चंगेज खान थे दोस्तों, इनका नाम जो था तेमुजिन था, या इनको क्या कहते हैं, जेहिंस खान। इनका जो वास्तविक और प्रारंभिक नाम था, जो चंगेज खान थे, इनका तेमुजिन था। चंगेज खान कौन था दोस्तों, ये जो है एक मंगोलिया का निवासी था। और चंगेज खान ने मंगोल की एक सुसंगठित सेना तैयार की थी। इसने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वाजिम वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया था। दोस्तों ये जो है चंगेज खान सिंधु नदी तक पीछा गया था। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। उस टाइम जो है दोस्तों, जो मंगबरनी था वो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के पास आया था बचाव के लिए, लेकिन मंगोलों के जो मंगोल थे, मंगोल आक्रमणकारी, उनसे इल्तुतमिश काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए उसने जो है मंगबरनी को शरण नहीं दी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहे हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन के अलावा भी आपके पेपर में कुछ और पूछे तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार जो है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में रखी थी, और मतलब इसका बनना प्रारंभ हुआ था। और ये क्यों बनवाया गया था दोस्तों? तो ये जो है कुतुब मीनार जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इसमें दोस्तों इल्तुतमिश ने, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने 1 फ्लोर बनाया था और इल्तुतमिश ने उसको 3 फ्लोर किया था, मतलब 2 फ्लोर और बनाया था, और जो 3 फ्लोर किया था। और चौथा फ्लोर जो है इसको किसने बनाया था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब भी हम आपको इसको ज़रूर बता देंगे। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का, तो कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कल के टेस्ट सीरीज में दोस्तों हमने आपको इसकी ऊंचाई बताई थी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अधीन अध्यक्षीय भाषण में। दूसरा दिया है कैम्ब्रिज पैम्पटेल में। और तीसरा दिया है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका
मुस्लिम पृथक्करण देश का पहली बार कब अभिव्यक्त किया गया था, मतलब पाकिस्तान बनने के लिए सबसे पहले कब अनुमोदन हुआ था। तो देखिए दोस्तों, कवि और राजनैतिक चिन्ह मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। और 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में सर्वप्रथम इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई। और पाकिस्तान शब्द विचार कैम्ब्रिज के अनुसार विद्यार्थी रहमत अली ने दिया था। तो दोस्तों देखिए, जो पाकिस्तान है इसका नाम किसने दिया था, तो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, उनका क्या नाम था, रहमत अली उन्होंने दिया था। तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, इसका तो हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालक्रम का चयन नीचे दिए गए कोट्स में कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको ये बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, इसके बाद कौन सी हुई, इसके बाद कौन सी हुई। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन है वो इसके नीचे दिया है क्वेश्चन के इस प्रकार से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी घटना कब हुई थी। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था, ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में। और दोस्तों दूसरा, जो भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो ये 23 मार्च 1930 को इनको फांसी हुई थी भगत सिंह को। और दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची का अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 29 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 7 सितंबर से शुरू हुआ था, 7 सितंबर से 11 सितंबर 1931 तक हुआ था। तो देखिए सही कालक्रम कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी दी गई, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची का अधिवेशन हुआ, उसके बाद आपका क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, चलिए देखते हैं। देखिए पहले में ही दिया 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन बताना है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको पढ़िए। देखिए दोस्तों, जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ था, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी। और हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से किया गया था इसका स्थापना। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर हुए। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम को बनाया गया था, जो किंग्सले कैंप में दिल्ली में था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपको तो हम पूरा बता चुके, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में तेल मात्रा पाई जाती है। तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा किस फसल में पाई जाती है, आपको बताना है। तो देखिए चारों जो है ये तिलहनी फसलें ही हैं, तो सबसे ज़्यादा तेल किससे निकलेगा ये आपको बताना है। तो देखिए जो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। जो सोयाबीन है इससे सबसे ज़्यादा तेल निकलता है, कितना, तो लगभग 50% ऑयल निकलता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, आपको ये बताना है कि निवल क्षेत्र में बुआई सबसे ज़्यादा किस में की जाती है। तो जो आपका भारत में पंजाब राज्य है, इसमें निवल क्षेत्र की बुआई की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं की बुआई की जाती है, जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। पंजाब को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके लिए होगा। तो जो रोटी का कटोरा है ये पंजाब राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाले प्रधान अन्न कौन से हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस अन्न को हम लोग ग्रहण करते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा उपभोग में लाते हैं। तो देखिए चावल, गेहूँ, बाजरा, मकई दोनों चारों दिया है। इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चावल का यूज सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। देखिए भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाता है, जैसे केरला हो गया और आपका तमिलनाडु हो गया, और इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया,
इस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ गेहूँ का उत्पादन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, चावल का होता है। तो जिस चीज़ का दोस्तों उत्पादन ज़्यादा होगा वही तो लोग खाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या हैं, कृषि प्रधान देश हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यह भारत के चावल उत्पादन क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन की संभावनाओं को तलाशने के लिए के साथ साथ चावल की संकर किस्मों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किस में भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत वन के अंतर्गत आता था। तो देखिए ये आपको जो है पुराना डाटा से पूछा है, सबसे ज़्यादा वन आच्छादित राज्य कौन सा है। तो जो मिजोरम राज्य है, ये मिजोरम राज्य में दोस्तों को सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 88.93% पाया जाता है वन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, आपको हम अपने स्टैटिक जीके वाला जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें बता चुके हैं सभी मिट्टियों के बारे में। तो आपको अगर उसका डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो कपास है ये सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो ये सही हो जाएगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी इसको कहते हैं। यह जो है दोस्तों कपास के लिए, इसको अगर काली लिख दिया जाए तो इसको कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं, का से काली और का से कपास, सर्वाधिक खेती कपास की काली मिट्टी में। और अगर रेगुर दे दिया है तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, आपको याद रखना होगा। देखिए काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा को पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से गुजरती है दोस्तों। तो देखिए जो आपकी भूमध्य रेखा है ये भारत से तो नहीं गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, अरब से नहीं गुजरती है, और चीन से क्या है, नहीं गुजरती है। चीन जो है आपका भूमध्य रेखा से काफ़ी ऊपर हो जाएगा, भारत थोड़ा सा ऊपर है और अरब भी ऊपर है, तो अफ्रीका केवल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको मैप पे भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है आपका वर्ल्ड मैप, और देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा जो है आपका कुछ इस तरह से गुजरती है। भूमध्य रेखा कुछ इस तरह से यहाँ से होगी ऐसे गुजरती है, सीधी लाइन, ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन दिए थे उसमें आपका क्या था, अफ्रीका था, भारत था, चीन था और अरब था। तो देखिए ना अरब से गुजर रही, ना भारत से, ना चीन से, ये गुजर रही किससे, अफ्रीका महाद्वीप से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही और वही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 17। सबसे ज़्यादा कोयले का जो भंडार है दोस्तों ये आपका झारखंड में है, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, और वही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, 500 सदस्य रहते हैं। देखो दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष स्थितियों में राज्यपाल के अधिकार हेतु वह उससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितने, 500 सदस्य होने चाहिए। कम से कम कितने, 60 और अधिक से अधिक
500 सदस्य। और इसका अपवाद कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये है आपका सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन सा है? तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था है जिसमें जो लिखा गया है कि सबसे ऊंचा कौन होगा, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से सबसे ऊंचा जो है आपका संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, ना सर्वोच्च न्यायालय होगा, ना संसद होगा, ना धर्म होगा, जो संविधान है देश का हमारे, वो सबसे सर्वोपरि होगा। इसको दोस्तों रखते हुए जो निर्णय लिए जाते हैं संविधान को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद एक ही साथ पद पर खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारियों का होगा, किसका होगा ये बताना है आपको। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ दोनों मतलब अपने पद पर ना रहें, मान लीजिए एक की मृत्यु हो गई और एक ने पद को त्याग दिया हो, तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण किया रहेगा, मतलब उनके पद पे कौन रहेगा ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य अधिकारी जो है ये मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस टाइम भारत के राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। देखिए दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन से न्यायाधीश थे जिन्हें ये पदभार ग्रहण करना पड़ा था, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, किस सूची में पंचायती राज्य को शामिल किया गया है आपको ये बताना है। तो पंचायती राज्य किससे रिलेटेड है दोस्तों? गाँव से। गाँव कहाँ होते हैं? राज्य में। तो देखिए दोस्तों, जो गाँव में जो आपके पंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनके बारे में जो गाँव के विकास के लिए काम किया जाता है, तो कौन करवाएगा? राज्य ही करवाएगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत यह था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए दोस्तों, 2005 में जो है RTI एक्ट पारित हुआ था, RTI एक्ट पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जो राज्यों के गवर्नर हैं इस संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के प्रति जो है जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके प्रति उत्तरदायी होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SHM देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग का विस्थापन के मुकाबले उल्लेखित किया जाता है, कौन सा वक्र होगा? तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर एक कण का वेग देखिए विस्थापित कर दिया जाए तो कौन सा पथ वो ग्रहण करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ जो होगा आपका ग्रहण करेगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, मतलब पहले दर्शन मतलब पहली बार देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन? तो इसका जो एक स्पेसिफिक गुण होता है वही आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जल्दी से अपना आंसर बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, स्पार्क प्लग लगा होता है आपका किसमें? पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल अल्फ्रेड बर्नार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो क्या थे, उनके बारे में बताना है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे दोस्तों, ये जो है आपकी एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे और केमिस्ट थे, तो ऑप्शन नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए। ये जो है दोस्तों, इनका जन्म जो है स्वीडन में हुआ था, कब? 1833 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों ये जो थे ये एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और केमिस्ट थे। इन्होंने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं की पुण्यतिथि पे जो है देश के वैज्ञानिकों को 6 क्षेत्रों में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? देखिए इंजीनियर भी थे, केमिस्ट भी थे, और क्या थे दोस्तों? ये वैज्ञानिक भी थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वैज्ञानिक तो दिया नहीं, केमिस्ट और इंजीनियर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका फुल फॉर्म ही बताना है। तो पी से पोलर हो जाएगा, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्च और वी से व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसमें लिखा था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में PSLV क्या है, तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? इसके द्वारा सैटेलाइट का लॉन्च किया जाता है। तो जो सैटेलाइट बनेगी वो कितनी ग्राम की होगी? 1200 किलोग्राम तक का ये वजन ले जा सकता है PSLV। और कितनी ऊंचाई तक दोस्तों? तो 900 मीटर की ऊंचाई तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम अब लगा ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु समानता
किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। देखिए इसमें आपको बताना है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु किसमें पाया जाता है। तो जो आपका लेगुनियम है, ये पौधे को कहा जाता है, सामान्यतः इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु जो है एक नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता, ये आपको बताना है। देखिए जो पीपल्स है, पील पाँव ये भी जो है दोस्तों मच्छरों द्वारा फैलता है। पीत ज्वर जो है ये भी मच्छर के द्वारा, और डेंगू ये भी मच्छर के द्वारा, लेकिन टाइफाइड जो है ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, ये दूषित भोजन और दूषित जल के कारण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुलेखित कीजिए तथा कोड का उत्तर दीजिए, ये बताना है आपको दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किस सन में उसका नाम क्या था, ये आपको सही तरीके से लगा के आंसर देना है। उत्तर पश्चिम प्रांत कब कहा जाता था, तो ये कहा जाता था 1836 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 पे जाएगा। और आगरा अवध संयुक्त प्रांत कब कहा जाता था इसको, तो 1877 में। और संयुक्त प्रांत कब कहा जाता था, तो 1937 में। और उत्तर प्रदेश कब कहा जाने लगा, तो 1950 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर देखिए सी मैच खा रहा है, सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है, कौन सा, ये बताना। जो एक मछली का आकार दो तरफ से मछली बना है और उसको भेदता हुआ एक तीर धनुष बना है, उसको दर्शाता हुआ उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। तो उसमें क्या नहीं बना होता है, तीर भी होता है, धनुष भी होता है, मछली भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है आपका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मोर नहीं बना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ये बताना है आपको। तो देखिए गुलाब, नीलकमल और चंपा, इनको छोड़ के जो टेसू है दोस्तों, ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसको कहते हैं दोस्तों पलाश का पुष्प भी इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए और भी देख लीजिए, जो राजकीय पशु है कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ये है बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है, तो है सारस। और आपका दोस्तों राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये है सीता अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश का जनपद है कलिंजर, इसका जो किला है कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो बांदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांदा। 1500 कितने में, 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में अकबर ने जीत लिया था। लेकिन क्या किया था इसको, बीरबल जो उसका बीरबल जो उसका प्रधानमंत्री था, उसको उसने क्या किया था, गिफ्ट स्वरूप वापस कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तकनीक शब्द गोल्डन क्वाड्रिलिंग स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित किसको करता है, ये बताना है आपको दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है मिस्र के रेगिस्तान से मिले पिरामिडों के आधार को। दूसरा दिया है क्लस्टर विभाग द्वारा अभिगत 4 समुद्री बंदरगाह से स्वर्ण तस्करी होती है। और तीसरा दिया 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को। और चौथा दिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के समृद्ध गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलिंग है या स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये किसको कहा जाता है, तो जो 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जो जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराफात का अर्थ क्या है, तो आराफात का अर्थ क्या है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। देखिए नदी का नाम दिया है, नदी का नाम, शहर का नाम, जाति का नाम। तो ऑप्शन नंबर का कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो डी सही हो जाएगा, ये जनजाति है आराफात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये आपका स्थित है पिलानी में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो इसकी स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। कब हुई थी, 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह जो पिलानी है, पिलानी कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है आपको बताना है, तो जर्मनी की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर को कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजा पट्टी संघर्ष का केंद्र कौन सा है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपको
पश्चिमी एशिया में, दूसरा दिया मध्य पूर्व में, तीसरा दिया दक्षिण पूर्व एशिया में, चौथा दिया है रूस में। तो गाजा पट्टी संघर्ष जो है आपका दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ, तो ये आपका पश्चिम मध्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संस्मरण पत्र भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों अब हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो जो अनुसारामक है ये जो है आपका स्मरण पत्र नहीं कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अनुस्मारक जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानों में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको हम ऑप्शन पढ़ के नहीं बताएंगे, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। अगर दोस्तों कोई कानों में तेल डालने का मुहावरे का अर्थ पूछते हैं तो ध्यान से ना सुनने वाली बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला लिखा है 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, पहले में लिखा है। दूसरे में लिखा है बहुत महत्व है भारत के इतिहास में 26 जनवरी का। तीसरा दिया है आपका भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है। और चौथा दिया है, देखिए इसको बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें न स्वर में रखा जाता है, न व्यंजन में, न ही एवं उसकी स्थिति स्वर एवं व्यंजन के बीच की होती है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये अयोग्य वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, जो ना स्वर हो, ना ध्वनि हो, ना व्यंजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अव्ययीभाव कौन सा होगा, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले दिया चक्रधर, ये बहुब्रीहि होगा। नीलकमल जो है ये कर्मधारी होगा। और यथाशक्ति ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसमें है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों सब में अनाधिकार, आगामी और कृपालु अतिथि कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो 44 नंबर क्वेश्चन है ये डी सही हो जाएगा। देखिए अनाधिकार, आगामी, कृपालु और अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। दुर्व्यवहार में जो है दुर है और व्यवहार में वी जो है, ये दो मिला के उपसर्ग लगे हुए हैं। दुर में दू अवाधर ये एक हो जाएगा आपका उपसर्ग। और व्यवहार है ना, तो वे में आधा व जो है और ये और वार लिखा जाता है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 प्रकार का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो देखिए अमृत का पर्यायवाची का क्या क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, सोम, अमीय ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विदेश भाषा का शब्द कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई विदेश भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। लीची, दही, खीर, मीठा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। लीची जो है दोस्तों ये आपका देसी भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब कोई सरकारी कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रविष्टियों को भेजा जाता है तो इनमें से क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, परिपत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विप्रार्थक है, आपको बताना है। तो देखिए यज्ञ का प्रग दिया है, ज्ञानी का विज्ञ दिया है, मयंक का मृडांक दिया है और पाद का विपट दिया है। तो आपको विलोम बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यज्ञ का प्रग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विमुख का विलोम बताना है। तो विमुख का क्या होगा, विमुख का दोस्तों हो जाएगा उन्मुख। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से दोस्तों वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको सरल वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित उपयोग हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही हैं। रमेश, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तुम्हें अपना खाना खाने पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा दिया आपका, यह गलत काम मुझे नहीं होगा। तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह गलत काम है, मुझसे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें विराम का अनुचित प्रयोग हुआ है? तो देखिए प्रेम, ममता, दया आदि लिखा है, जड़, चेतन, गुण, और इसमें फिर और लिखा है अरे तुम बच गए, और चौथा वाला लिखा है तुम्हारा नाम क्या है? तो देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जड़, चेतन और दोष, जड़, चेतन, गुण और दोष जो है यह विराम चिन्ह को अनुचित का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। लिखा है पहला, यह आपकी श्रद्धा करता है। दूसरा लिखा है यह आप पर श्रद्धा रखता है। और सी लिखा है यह आपसे श्रद्धा करता है। और डी लिखा है वह आपसे श्रद्धा करता है। तो देखिए कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो जो बी में लिखा हुआ है आपसे श्रद्धा करता है, ये सही लिखा है। देखिए आप पहले में आपकी लिखा है गलत हो जाएगा, दूसरे में आपसे लिखा है भी गलत हो जाएगा, और चौथे में लिखा है आप में आप पर श्रद्धा करता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका सब विचार अच्छा है। दूसरा दिया आप कुशल होंगे। तीसरा दिया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। और चौथा दिया आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो जो 56 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो ये है, ये गलत लिखा है, आपका सब विचार अच्छा है, ये जो है गलत लिखा है और सभी सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए प्रत्यय बताना है, उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है दोस्तों। तो इक जो हो जाएगा ये प्रत्यय होगा। कौन सा इक सही होगा इसमें वर्तनी की दृष्टि से? तो जो सी है, सी में लिखा है इक, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभुद्य का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए अभुद्य का जो सही संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय होगा। तो ऑप्शन नंबर का कौन सा सही होगा? तो अभिधन उदय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए पहले में लिखा है लता, दूसरे में लिखा है खता, तीसरे में लिखा है आपका आवश्यकता, और चौथे में लिखा है पिता। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें सही हो जाएगा। जो आवश्यकता है, आवश्यक, अवश्य और प्लस आवश्यक प्लस ता आवश्यकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदु प्लस उदय की संधि क्या होगी? मतलब विदु प्लस उदय लिख के क्या बना सकते हैं संधि से? तो कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो विधुद्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद आप जल्दी से बताइए। तो महाधन उत्सव होता है महोत्सव, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, नयन में कौन सा संधि है ये आपको बताना है। तो नयन का जो है नि धन अन्न जब लिखा जाएगा तो हो जाएगा नयन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए ये कौन सी संधि है आप बता सकते हैं, गुड़ है कि यड़ है, दीर्घ है कि अयाद, ये कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतधन आनंद की संधि क्या होगी? तो सतधन आनंद का जो संधि होगा दोस्तों ये हो जाएगा सदानंद, जो है सतधन आनंद सदानंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि की कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। तो जो संधि है दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, और एक क्या होता है विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विलोम शब्द का कौन सा सही युग्म नहीं है बताना है आपको। तो देखिए अनावृष्टि का अधिवृष्टि दिया है, आविर्भाव का तिरुभाव दिया है, उदार का दिया है कृपण, और उपत्यका का दिया है अधिपका। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसके लिए? तो अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है, ना कि अधिवृष्टि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो गलत लिखा बाकी सब सही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृतज्ञ का विपरार्थक क्या है? कृतज्ञ क्या होता है? कृतिघन होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृतिघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आरोही का विलोम बताना है। तो आरोही का क्या होता है? आरोही मतलब पर्वतारोही जैसे कहते हैं, तो चढ़ता हुआ, अवरोही मतलब उतरता हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आरोही का विलोम होगा अवरोही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए पहला लिखा है युगल, एकल लिखा है इसका, उर्वर लिखा है उत्कृष्ट, चिकना लिखा है खुरदस, और विजातीय लिखा सजाती। तो जो 68 नंबर क्वेश्चन इसका बी सही हो जाएगा। जो उर्वर है उसका उत्कृष्ट नहीं होगा, बाकी जो है सब सही लिखा है। युगल का एकल हो जाएगा, और चिकना का खुरदस हो जाएगा, और विजाति का सजाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुसुप्त का विपरार्थक क्या होगा? तो सुसुप्त का मतलब सोया हुआ, तो उसका विपरार्थक क्या होगा दोस्तों? तो इसका जागृत होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? जागरण लिखा है इसमें, तो इसका जागृत होना चाहिए, गलत लिखा है, इस तरह से लिखा जाएगा जा और गैमरी और जागृत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, घट, घड़ा, शरीर, और दूसरा दिया है पानी, चमक और मानस, सम्मान, और तीसरा दिया आपका आदि और आदि आदि मानसिक और पीड़ा और धरोहर। तो जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसमें एक ऑप्शन और लिखा हुआ था दोस्तों, ये कट गया है, माई मिस्टेक दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन दिया था डी वाला, इसमें लिखा था खेचर, खेचर और पक्षी और खच्चर। तो इसमें आपसे ये पूछा था विपरीतार्थक शब्द का कौन सा सही युग्म नहीं है? तो देखिए, खेचर और पक्षी और खच्चर, जो है खच्चर मतलब गधा हो जाता है, ये नहीं होगा, और ये वाला तो दोनों सही था, तो यही जो है डी वाला ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, ये सही नहीं लिखा था। बाकी जो घट है, घड़ा है और शरीर है, ये सब समानार्थी हैं, अनेकार्थक है, मतलब ये घट का घड़ा भी होता है, शरीर भी होता है, पानी का चमक भी होता है, मान सम्मान भी होता है, और अधिक का मानसिक पीड़ा और धरोहर भी होता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल कितना क्वेश्चन किया है? इस प्रकार हमने कुल 70 क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों। उम्मीद है आप अपना स्कोर भी लगाते चल रहे होंगे, और आपका कितना सही हुआ ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा किया हुआ प्रयास आपको पसंद आ रहा हो ज़रा सा भी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए कम से कम 5 लोगों में। और दोस्तों, ऐसे लोगों के पास शेयर कीजिए जो वीडियो को देखना पसंद करें, स्टडी ग्रुप में सेलेक्ट कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन को भी सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।